दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को नए राजीव कुमार मिल गए हैं? दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की जब से नियुक्ति हुई है, तब से ये सवाल सोशल मीडिया में लोग पूछने लगे हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार पार्ट 2 बनकर उभरेंगे। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का 2.5 साल का कार्यकाल बहुत ज्यादा विवादों में रहा, या फिर ये मैं कहूं कि अपने पत्रकारिता के 17 साल के करियर में मैंने किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम इतनी बार नहीं सुना खबरों में। मतलब नेवर। कई बार तो मुख्य चुनाव आयुक्त आते थे और चले जाते थे, नाम भी याद नहीं होता था, क्योंकि ये जो पद होता है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक, गैर विवादित होता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए राजीव कुमार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं कि हर कोई ये अब जानना चाहता है कि ज्ञानेश कुमार भी क्या उस फ्रेम में फिट बैठेंगे। ये सवाल इसीलिए भी और ज़्यादा उठने लगे क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। राहुल गांधी की कुछ दिन पहले ही, जी हाँ दोस्तों, इस नए लोकसभा में राहुल गांधी की कुछ दिन पहले ही संसद की एक पुरानी बात सोशल मीडिया में ट्रेंड हो गई। सोशल मीडिया में लोग इस बात को शेयर करने लगे कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद में जो बोला था, अंत में हुआ वही। मैंने आपको सुबह से 2 खबरें दिखाई हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, क्योंकि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। इसको लेकर पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई। दोस्तों, मीटिंग में मोदी थे, अमित शाह थे, राहुल गांधी थे, और इन तीनों की मौजूदगी में ये मीटिंग थी। और राहुल गांधी ने आपत्ति जाहिर की कि चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जिसमें कल सुनवाई होनी है। तो आज हम मीटिंग कर रहे हैं, एक दिन रुक जाते हैं। एक दिन के बाद सुनवाई होनी ही थी, लेकिन मोदी और अमित शाह नहीं रुके और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। तब जब मीटिंग को बीच में छोड़कर राहुल गांधी वहां से तमतमाते हुए निकल गए थे। और अब जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, तो राहुल गांधी की एक पुरानी बात सोशल मीडिया में कैसे ट्रेंड करने लगी, जो कि संसद में उन्होंने बोली थी। सुनिए। रिक्वेस्ट फॉर देम टू फुलफिल द रीजन आई एम सेइंग दिस सर इज बिकॉज द रूल्स हैव बीन चेंज्ड। इट इज नॉट, दिस इज नॉट जस्ट सेड इन आइसोलेशन। स्पीकर सर, the election commissioner used to be chosen by the prime minister, leader of opposition, and the chief justice. Sir, the chief justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the prime minister. Why was the chief justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात बोली वही सही साबित हुई। 2-1 का रेशियो था। अब मोदी जी के साथ जो उनके मंत्री बैठेंगे, उनकी क्या ही हिम्मत होगी कि वो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल सके। एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या किया है कि उन पर इतने सवाल उठ रहे हैं? ज्ञानेश कुमार एक नए कैंडिडेट के तौर पर क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? क्योंकि वो है नहीं दोस्तों। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में पिछले काफी वक्त से काम कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब राजीव कुमार को उन्होंने काम करते देखा है। दोस्तों, बीबीसी की इस खबर के मुताबिक 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे, और इसके ठीक 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। संयोग देखिए कि जब ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के में नियुक्ति मिली आयुक्त के तौर पर, उसके अगले ही दिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। और इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर जितनी टिप्पणियां हुई, जितने सवाल खड़े हुए हैं, मुझे आपको बताने की या आपको याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और राजीव कुमार पर जितने भी सवाल उठे, चाहे वो चुनाव की तारीखों की देरी से ऐलान को लेकर हो, या चुनाव की तारीखें बीजेपी को कितनी सूट करती हैं इसको लेकर हो, या फिर बीजेपी के नेताओं, खासतौर पर मोदी पर विपक्ष के लगाए गए हेट स्पीच के आरोपों पर बिल्कुल
न्यूट्रल बैठे रहना, कोई कार्रवाई न करना, या फिर ये हो, या फिर वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल हो, या फिर मशीन को लेकर सवाल हो, या फिर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर सवाल हो, जितने भी सवाल खड़े हुए हैं, ज्ञानेश कुमार ने अपने सामने ये सब कुछ होते देखा है। वो उस चुनाव आयोग का हिस्सा थे, मतलब वो राजीव कुमार को भी काम करते हुए देख रहे थे और वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते भी देख रहे थे। वो संस्था का हिस्सा थे जिनका प्रमुख आज उनको बनाया गया है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को क्यों ना कहा जाए कि ये राजीव कुमार पार्ट 2 होंगे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुनाव आयोग को एक नए राजीव कुमार मिल गए, क्योंकि ये भी तो यस मैन ही है। दोस्तों, बहुत से लोगों की बहुत सी आपत्तियां हैं, लेकिन मेरी ना एक बहुत छोटी सी बात समझ नहीं आती। हमारे देश में दोस्तों कितने बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, सिविल सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही शानदार अपने अपने क्षेत्र में, खासतौर पर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में बहुत गंभीर ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने काम किया है, वो आपको मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सालों से PIL डाल रहे हैं और काम कर रहे हैं, आपको वो लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें एक एग्जीक्यूटिव पर ही भरोसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक IAS को ही हमें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना होता है? मतलब एक IAS जैसे कि ज्ञानेश कुमार है, उन्होंने पहले सरकारों के साथ काम किया है, आज वो अमित शाह के करीबी हैं, हो सकता है इससे पूर्व में वो कांग्रेस की सरकारों में भी किसी के करीबी रहे हों। तो एक ऐसा अधिकारी जो कभी किसी पार्टी के करीब रहता है, जो कभी किसी पार्टी के साथ काम करता है जो सरकार में होती है, उसको एक ऐसे पद में बिठाना कितना सही है जो न केवल संवैधानिक है बल्कि स्वतंत्र भी है। उस एक पद मुख्य चुनाव आयुक्त पर पूरे लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी होती। भाई लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना चुनाव, और चुनावी प्रक्रिया पर ही अगर लोगों को शक हो रहा है तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बहुत गंभीर जाहिर तौर पर लोगों के लेंस में भी होगी, लोगों की निगाह में भी होगी। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं दोस्तों जहां कई आंकड़े, CSDS का आंकड़ा भी ये बताता है कि चुनाव आयोग पर जो विश्वास लोगों का था वो कम हुआ है। आप खुद बताइए, आपने इससे पहले क्या चुनाव आयोग को लेकर इस तरह की बातें कभी भी सुनी? आपने भी कई चुनाव अपने सामने देखे होंगे, लेकिन अब हम ये सुन रहे हैं ना। एक ऐसे दौर में ज्ञानेश कुमार जैसा कैंडिडेट ही मिला इस सरकार को, क्या कोई और कैंडिडेट नहीं मिला सरकार को? और क्यों? जैसा कि मैंने आपसे पूछा, क्यों, वाई ओनली एन IAS? ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा अधिकारी जिसने सरकार के साथ काम किया, इतने करीबी से काम किया है, अमित शाह के गुड बुक्स में रहे हैं, जो चाहे वो 370 का मामला हो या फिर राम मंदिर ट्रस्ट का मामला हो, उसमें उनकी मौजूदगी रही हो। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, दोस्तों इस फैसले को लेते वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार ज्ञानेश कुमार संसद में रहते थे, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को लगातार लंबे लंबे भाषण देने पड़ते थे, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते थे, और उस वक्त अमित शाह रडार में थे। विपक्ष के जाहिर तौर पर बहुत ज़बरदस्त हंगामा होता था, विपक्ष हंगामा करता था, लगातार सरकार को निशाने पर लेता था। तो अमित शाह लगातार जिस एक अधिकारी के साथ संसद जाते थे वो ज्ञानेश कुमार थे। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बताती है कि मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर इतना भरोसा है कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। आप ये समझ लीजिए कि धारा 370 और राम मंदिर, ये दो सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे संघ के, और आज से नहीं है, दशकों से हैं। मतलब ये जो दो बातें हैं, ये संघ और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में हमेशा लिखती रही है, चाहे वो चुनाव हारे चाहे वो चुनाव जीते, ये संघ के एजेंडों में से एक था। और जब संघ के एजेंडे को शामिल करना था, उनको लागू करना था, तो उस टीम के कोर मेंबर के तौर पर ज्ञानेश कुमार थे। तो आप सोचिए कितने बड़े लॉयलिस्ट हैं इस सरकार के। तो एक ऐसा पद जिसमें पहली जिम्मेदारी और पहली जरूरत ही ये है कि आदमी निष्पक्ष हो, उस पद में एक ऐसे शख्स को बिठाना जिसका पूरा बैकग्राउंड ही इस सरकार के करीबी होने का है, क्या लोगों के मन में शक पैदा नहीं करेगा? क्या लोगों के मन में शंका पैदा नहीं करेगा? मैं हाइपोथेटिकल नहीं हो रही हूँ, मैं अब भी पॉजिटिव हूँ कि ज्ञानेश कुमार जब उस पद में जाएंगे, जो पद इतना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की जननी के लिए, तो जाहिर तौर पर वो एक खुली सोच और नए विचारों के साथ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो उस संस्थान का हिस्सा रहे हैं चुनाव आयोग के तौर पर, चुनाव आयोग का, तो ये सारे सवाल तो उनके मन में ऑलरेडी होंगे ना।
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आयुक्त के तौर पर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई फैसले तो लिए नहीं। हमने तो देखा नहीं ऐसे फैसले उनको लेते हुए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।